हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पे टोटल हम 6 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चैनल आता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो जो नंबर 1 में आता है आपका स्ट्रैटेजी, वो आपका गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, आप पहले गोल्ड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज ही अपनाएंगे। ये ऐसे कई कई लोग होते हैं जो अपने गोल के बेसिस पे ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे कि मैं बोला, जो सबसे पहले दो टाइप के को लोग मिलेंगे। एक है जो ग्रोथ ओरिएंटेड प्लान लेते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको इनकम प्लान चाहिए होता है, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट भी मिल जाए, लेकिन उनको इनकम एक अच्छा खासा आता रहे। तो ये जो है आपका डिफरेंस। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब जो सोच रहे हैं कि यार मैं 10-15 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे म्यूचुअल फंड रिस्की या फिर ऐसा नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न दे दे, बहुत बढ़िया है, तो मुझे 25% तक का रिटर्न दे दे या 20% तक का रिटर्न दे दे, वो भी कंटिन्यूअसली 10 या 15 साल तक। मैं 15 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जैसे आपका स्मॉल कैप फंड हो गया या फिर मिड कैप फंड हो गया, तो ऐसे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड को चूज करके इन्वेस्टमेंट अपना कर देते हैं। अब दूसरा जो हो गया वो आपका इनकम बेस्ड। जी हाँ, इनकम बेस्ड मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब हाँ, मुझे बेटर देन एफडी रिटर्न मिल जाए और मंथली इनकम आता रहे। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं जो हाइब्रिड रिलेटेड हो, मतलब जिनको 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाए और शॉर्ट टाइम में मिल जाए, मतलब मिलता रहे। उनके पास 1 करोड़ रुपए है, उन्होंने अपना एसडब्ल्यूपी प्लान लगा दिया, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिया, वहां पे मंथली मंथली पैसा निकालते जा रहे हैं। तो उनको जो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 12 पॉइंट, अगर लॉन्ग टर्म मतलब आप मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल में उनको 12.5% या 13% या फिर 14% या फिर ज्यादा से ज्यादा 14, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। उससे कम आप मान सकते हैं, मतलब 10 to 14% के बीच में ही ज्यादातर होता है। अगर आप देखें हाइब्रिड फंड को भी चूज करेंगे तो उससे भी कम हो सकता है, 9% तक भी जाता है, लेकिन उससे ज्यादा 14% से नहीं जाता है। अब दूसरा जो स्ट्रेटेजी जो लोग अपनाते हैं वो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे आपको पता है कि मतलब आपने मंथली सेट कर दिया कि आपको आपके पैसे जो है अपने बैंक से कटते रहेंगे और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, मार्केट ट्रैक ही नहीं कर रहे, मतलब मार्केट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने मंथली सेट कर दिया कि 1 तारीख को मेरी तनख्वाह आएगी और 1 तारीख को पैसे मेरे बैंक से कट जाएंगे और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने चूज किया हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं। उसमें आपका जो पहला होता है वो आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, एसआईपी आपने 1 तारीख को सेट कर दिया और 1 तारीख को हर महीने पैसा आपका बैंक से कटता रहेगा। सेकंड जो है आपका कंपाउंडिंग बेनिफिट। जी हाँ, आप अगर एसआईपी करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलता रहता है, क्योंकि देखिए आप अभी तो आप ट्रैक तो नहीं कर रहे, लेकिन आपका टाइम फ्रेम आपने ज्यादा चूज कर रखा है। मतलब आपके दिमाग में कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वैसे भी पैसे की जरूरत तो है नहीं, मैं 10 साल तक वेट कर सकता हूँ। तो पैसे इन्वेस्टमेंट होता रहे होता रहे होता रहे, तो वो होता रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में देखे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक तरीके का स्ट्रेटेजी होती है। नंबर 3 का जो स्ट्रेटेजी है वो आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। जी हाँ, देखिए कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो अपना एसेट एलोकेशन भी देखते हैं, मतलब वो देखते हैं कि मार्केट कैपिटल कितना है, सेक्टर एलोकेशन कितना हो रखा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो होता क्या है कि मतलब वो अपना देखते हैं कि बैलेंस पोर्टफोलियो रखने के लिए वो एसेट एलोकेशन की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बता दूं वो है बैलेंस पोर्टफोलियो। सेकंड जो आपका रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, जो बैलेंस पोर्टफोलियो में आपका क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हाँ, आपने एक म्यूचुअल फंड चूज कर दिया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, आपने कम रिस्क लेना चाहते हैं, आपको 15% रिटर्न से खुश है, तो वहां पे आप देखते हैं कि यार यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन कैसे हो रखा है, मतलब कौन से सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, उस हिसाब से आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मिड कैप में करते हैं या फिर स्मॉल कैप में करते हैं। आपको पता है कि यार फ्यूचर में ये पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब मान लीजिए आपका आईटी सेक्टर हो गया, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और उसमें अगर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 30% तक का एलोकेशन है तो आप वो म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। तो ये जो होता है किसी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी हिसाब से वो डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं। तो ये एक तरीका उनका होता है, स्ट्रेटेजी होती है अपना इन्वेस्टमेंट करने की। नंबर 4 हो गया आपका सेक्टरल एंड थीमेटिक इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, सेक्टरल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो दो कैटेगरी आती है, वो आपका टारगेटिंग सेक्टर्स एंड सेकंड हो गया थीमेटिक फंड्स। जी हाँ, तो होता क्या है कि आप यहाँ पे सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, आपको डीप नॉलेज है सेक्टर्स की, मतलब आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
आपका आईटी सेक्टर है, जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो आईटी सेम ही होता है। उसके बाद आपका हेल्थ केयर सेक्टर है जो फार्मा के रिलेटेड जो आपके हो गए। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हो जाते हैं आपके, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आप अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में बुलिश है, आपको पता है कि यार अगले 5 साल या 10 साल में ये इस पर्टिकुलर सेक्टर एक बूम करेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा, मैसिव रिटर्न देगा, तो डेफिनेटली लोग जो है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, और मैं आपको एक बात बता दूं, सेक्टरल जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिस्की होता है। अगर आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के बराबर का ही रिस्क लेके चलते हैं और रिटर्न भी आपको बहुत मैसिव मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिटर्न भी कम मिलने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो सेक्टर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है लगातार 5 साल तक, तो आपको डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में भी दिखेगा कि बहुत कम रिटर्न दिया है। तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की फंड हो जाता है, लेकिन लोगों का स्ट्रेटेजी भी होता है कि उनको पता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, अगले 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज जो है, कि मैंने कई सारे सेक्टरल फंड देखे हैं जो कि रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपको 13 से 14% तक का रिटर्न देते हैं। तो ये एकदम बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि आप इतना रिस्क लेके वर्ल्ड रिस्क करके 13% या 12% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप यार हाइब्रिड फंड की तरफ जाइए, या फिर आप निफ्टी इंडेक्स फंड की तरफ जाइए, या फिर लार्ज कैप फंड की तरफ जाइए। इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप 10 साल तक वेट कर रहे हैं, इतना लॉन्ग टाइम वेट कर रहे हैं, टाइम का यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर मतलब रोल होता है। तो ये आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं जिनको नॉलेज है। नंबर 5 में हो गया आपका लमसम इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट और हाइब्रिड फंड। जी हाँ, देखिए लमसम लोग करते हैं, इनका जो पहला है जो आपका फॉर लार्ज कैपिटल विद शॉर्ट हॉरिजन, सेकंड जो आपका टैक्स एफिशिएंट इनकम। जी हाँ, कई लोग जो है वो लमसम लमसम करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो मार्केट ट्रैक करते हैं। एक होता है मार्केट ट्रैकिंग लमसम, दूसरा होता है नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि लोग, कई सारे लोग हैं वो बैठे रहते हैं, उनके पास अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट होता है, वो वेट करते हैं कि मार्केट कब जाएगी, 10 से 15% या 20% नीचे कब गया, तो उन्होंने लमसम कर दिया 50,000 रुपए। तो यहाँ पे जो है मार्केट को एवरेज आउट करते रहते हैं। लेकिन एक होते हैं जो नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम करने वाले होते हैं, जो क्या करते हैं कि मार्केट को ट्रैक नहीं करते, कभी भी आया मुंह उठा के लमसम कर देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रेम 5 से 10 साल है। अगर उनके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वो आंख बंद करके ही लमसम कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रैटेजी होता है। और दूसरी चीज अपना टैक्स में भी एफिशिएंट रहता है। इस नंबर 6 हो गया, जो हो गया वो है आपका एग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव इक्विटी एलोकेशन। जी हाँ, एग्रेसिव में क्या रहेगा, आप कोई भी एक, अगर आप हाइब्रिड फंड चूज करेंगे या कुछ भी आप चूज करेंगे, उनमें आपको दो ऑप्शन मिलेगी, एग्रेसिव रहेगा, एक कंजर्वेटिव रहेगा। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा डेप्थ हो गया, और जो इक्विटी हो गया उसमें डेब्ट का जो एलोकेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो इक्विटी है उनका एलोकेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो डेब्ट मतलब मान लीजिए आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, प्राइवेट बॉन्ड हो गया, जब जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तो उसमें 70% तक या 75% तक का जो एलोकेशन डेब्ट में होता है, जो कंजर्वेटिव है, और 25% या 30% आपको इक्विटी में होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सके। और आपका एग्रेसिव जो होता है उनमें 70 से 80% आप मान सकते हैं इक्विटी में होता है, 20 से 30% आपका डेप्थ में होता है। तो ये रिवर्स हो जाता है, तो ये होता है एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। लेकिन वो भी जो एलोकेशन मैंने ये बता दी कि 70-80%, ये ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि ज्यादा होता है कंजर्वेटिव में, ज्यादा आपका डेप्थ में होता है, और जो आपका एग्रेसिव होता है उसमें इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ये अपने हिसाब से फंड मैनेजर ही लेते हैं, और वो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ही होता है। तो ये जो प्रॉपर, जो मैंने आपको 6 स्ट्रेटेजी हो गई, वो लोग फॉलो करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे जो 6 स्ट्रेटेजीज है, उनमें से आपको कौन सा स्ट्रेटेजी पसंद आया और आप अपनाते हैं, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता हूँ। थैंक यू।